गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मेरा अगली क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज बच्चों हम लेसन नंबर सेकंड के लेक्चर नंबर 4 को आपको कैलकुलेट कराएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है यह है लेक्चर नंबर 4। तो देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको गाउस का जो नियम है उसके बारे में आपको बताया था। उसके कुछ नोटिफिकेशंस पॉइंट हैं वो भी मैंने आपको समझाए थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिकों की। तो हमारा अगला टॉपिक है कूलाम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन। तो देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन। बहुत ही इजी टॉपिक है, हद से ज़्यादा इजी टॉपिक है। उम्मीद करूंगा एक बार में ही आपकी खोपड़ी में ये फिट बैठ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम सिद्ध करेंगे अब कि कूलाम के नियम से गाउस का नियम कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आप ध्यान दें, पहले मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपके सामने शो कर रहा हूं। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत स्लोली बोल रहा हूं। हमने एक आवेश Q को उपयोग में लिया है। माना जाता है कि यह आवेश स्मॉल q बिंदु O पर रखा हुआ है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई एक पॉइंट P उपस्थित है। इस पॉइंट P पर हम अल्पांश पृष्ठ की उपस्थिति मानते हैं कि इस पॉइंट P पर कोई भी एक अल्पांश पृष्ठ उपस्थित है। ठीक है, इस अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर है और इस पॉइंट P पर जहां पर अल्पांश पृष्ठ रखा हुआ और वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, कैपिटल E वेक्टर। ठीक है, या जहां पर हम विद्युत क्षेत्र को E वेक्टर से शो कर रहे हैं। माना जाता है कि पॉइंट O पर जो आवेश Q रखा हुआ है वह एक बंद काल्पनिक पृष्ठ की उपस्थिति में है। तो एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, आप ढंग से सुन लीजिएगा। हमने एक आवेश Q को उपयोग में लिया है। यह आवेश Q पॉइंट O पर उपस्थित है। इस पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर या स्मॉल r दूरी पर कोई भी एक पॉइंट P उपस्थित है, जहां पर हमने अल्पांश पृष्ठ को उपस्थित माना है। इस अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर है और यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना है, E वेक्टर है। और जिस पॉइंट O पर हमारा आवेश Q रखा हुआ है, हमने वो मान लिया है कि माना यह आवेश Q बंद काल्पनिक पृष्ठ की उपस्थिति में रखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें डायग्राम की वैल्यू। और मैं हर बार हर क्लास में आपसे कहता हूं कि डायग्राम जिस बच्चे के क्लियर है उसके सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। देखो बेटा, ये पॉइंट O है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट O है। इस पॉइंट O पर ये आवेश Q रखा हुआ है। इस आवेश Q से या इस पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर ये कोई पॉइंट P रखा हुआ है। इस पॉइंट P पर हम, एक मिनट, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमने अल्पांश पृष्ठ को उपस्थित माना है। ये आपका अल्पांश पृष्ठ हो गया। अब ये हो गया विद्युत क्षेत्र, ये हो गया इस अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर और ये इन दोनों के मध्य थीटा कोण। ठीक है, तो ये हमारे पास आवेश बिंदु O जिस पर आवेश Q रखा हुआ है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P उपस्थित है, जहां पर हमने अल्पांश पृष्ठ की उपस्थिति मानी है। इस अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर और ये हो गया विद्युत क्षेत्र। ठीक है, दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर उपस्थित हैं। ठीक है, ये ले लीजिएगा। इस पृष्ठ के दोनों शीर्षों से यहां पर जो ये एंगल बन रहा है इसको मैंने d ओम से व्यक्त किया है। और ये जो d ओम है ये घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, घन कोण। ठीक है, और हमने मान लिया कि पॉइंट O पर जो आवेश Q रखा हुआ है यह एक बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित है।
तो ये आपके पास क्या हो गया, बंद काल्पनिक पृष्ठ। तो एक बार डायग्राम को वापस से समझ लीजिएगा, अलग से डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ये मेरे पास पॉइंट O है, यहाँ पर ये आवेश Q रखा हुआ है, इस पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर ये कोई पॉइंट P उपस्थित है, जहाँ पर हमने अल्पांश पृष्ठ की उपस्थिति मानी है। अब इस पॉइंट P पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई और ये हो गया अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, जो कि एक दूसरे से थीटा कोण पर उपस्थित हैं। अब इस अल्पांश पृष्ठ का जो हमारे पास एक कॉनिक सेक्शन हो रहा है, इसके दोनों कोणों के माध्यम से पॉइंट O पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है d ओम, जो कि घन कोण होता है। और हमने मान लिया है कि ये आवेश जो Q है एक बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित है। उम्मीद करता हूँ डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये जो बेटा पॉइंट P है ना, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन के लिए परीक्षण आवेश Q0 मान लिया। तो अब जरा ध्यान दीजिए। नंबर 1, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप जानते हैं, E इस कष्ट में क्या होता है, F/Q0। किसी बिंदुवत आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र यही होता है, E इस कष्ट में F/Q0। इसके लिए हमें सबसे पहले किसका मान चाहिएगा, F का। F इस कष्ट में कूलॉम के नियम अनुसार K Q1 Q2/r²। तो F इज इक्वल्स टू में K अपनी जगह पर है, Q1 पहला आवेश कितना हो गया, Q, Q2 सेकेंडरी आवेश कितना हो गया, Q0, मिड डिस्टेंस कितनी है बेटा, R बटे में r² मान रखेंगे। तो E इज इक्वल्स टू में F की जगह पर आप रखोगे K Q0/r²। अकॉर्डिंग अवर फॉर्मूला डिवाइड बाई में कौन बैठा है, Q0। Q0 से क्या कट गया, Q0। तो क्या फंक्शन आ रहा है, KQ/r²। तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल कर आ रही है वो क्या निकल कर आ रही है, KQ/r²। ठीक है, पहला पद हमारा खत्म। अब हम ये जो आपको अल्पांश पृष्ठ नजर आ रहा है ना, इस अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स के मान की क्या करेंगे, गणना। तो नंबर 2, अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो बेटा विद्युत फ्लक्स मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, पृष्ठ अल्पांश है तो निर्गत विद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा, अल्फी ही होगा। तो डी लगा दिया हमने, d phi E बराबर में E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दोनों को खोलेंगे तो d phi E बराबर में EDS cos थीटा, क्योंकि दोनों के मध्य कितना कोण बना हुआ है, थीटा कोण बना हुआ है। इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नो। अब संपूर्ण पृष्ठ से, ये जो आपको संपूर्ण पृष्ठ नजर आ रहा है, से निर्गत विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जहां पर भी संपूर्ण या कुल नामक शब्द सुनाई दे आप क्या लेंगे, समाकलन। तो लीजिएगा, समीकरण नंबर 2 का समाकलन ले लें, इंटीग्रेशन d phi E इंटीग्रेशन EDS cos थीटा। ठीक है, समाकलन d phi E बराबर में समाकलन E का मान आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, KQ/r² ds cos थीटा। ठीक है भाई, अब इंटीग्रेशन d phi E बराबर में KQ को आपने बाहर ले लिया, समाकलन क्या बच रहा है आपके पास, ds cos थीटा अपॉन r²। ठीक है, अब देखो d phi E का आप समाकलन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, phi E समाकलन लेते हैं
अब ये जो आपके पास इंटीग्रेशनली जो फंक्शन दिखाई दे रहा है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये घन कोण के समाकलन के बराबर होता है समाकलन d ओम। मैंने आपको बताया था कि d ओम क्या है, यहाँ पर घन कोण है, ठीक है। तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन घन कोण d ओम के समाकलन के बराबर होता है और घन कोण का समाकलन 4 पाई के बराबर होता है। इसको मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार केवल इसका कोई सिद्धिकरण नहीं दे रखा है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम मान रखेंगे डी फाई ई की जगह पर हम क्या रखेंगे, फाई ई। इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं, यहाँ पे चल रहा है के क्यू। अब डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह पर हमने क्या रखा है 4 पाई, रख दिया बेटा। अब के कांस्टेंट है, के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन फाई ई इज गस टू में के की जगह पर हमने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से क्या कैंसिल हो गया 4 पाई, तो फाई ई इज गस टू में क्या बच रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखना बेटा, यही गाउस का नियम होता है कि नहीं होता है, फाई इज गस टू में क्यू, फाई ई इज गस टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा टॉपिक था कूलाम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन। तो हमने कूलाम के नियम से गाउस के नियम के सत्यापन के लिए सबसे पहले चित्र की संरचना की, उसके बाद हमने पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, उसके बाद हमने अल्पांश पथ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाला, फिर संपूर्ण पथ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाला और उसके बाद हमने ये कैलकुलेशन कर ली और हमारे पास सत्यापन सिद्ध होकर आ गया क्या, फाई ई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार हमारे पास कूलाम के नियम से गाउस का नियम सिद्ध हो सकता है, ठीक है। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेके पॉज करके आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेके आप अपने नोट्स भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर, हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ज़रा ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक आता है हमारे पास गाउस के अनुप्रयोग। ठीक है, अब हम बारी बारी से गाउस के अनुप्रयोगों के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं गाउस का प्रथम अनुप्रयोग, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ, जिसका नाम है, पहला अनुप्रयोग है तो आपका टॉपिक बनेगा अनंत रेखीय आवेशित पहला एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं गाउस का, जिसका नाम है अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। भैया बड़े टॉपिक हैं, इसलिए आप पूरा ध्यान आप बोर्ड पर ही रखेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं गाउस की एप्लीकेशन, और गाउस की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करना, ठीक है। तो इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो सबसे पहले मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट बोल देता हूं, फिर इसको विद डायग्राम आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही हम गाउस की फर्स्ट एप्लीकेशंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट एप्लीकेशन है कि भाई किसी अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए,
हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमने एक अनंत रेखीय लंबाई का एक आवेशित चालक तार उपयोग में लिया है जिसकी लंबाई कैसी है, अनंत। तो सबसे पहले हमने एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक तार उपयोग में लिया है। अब इस अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार में से हम एक स्मॉल एल लंबाई का छोटा टुकड़ा उपयोग में लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी। तो अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेशित चालक तार है जिसमें से हमने गणना करने के लिए केवल एक छोटा सा टुकड़ा उपयोग में लिया है जिसकी लेंथ स्मॉल एल है। क्लियर? ओके। अब हम क्या करते हैं, इस स्मॉल एल लंबाई के तार के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक कोई पॉइंट पी उपस्थित करते हैं। इस पॉइंट पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करनी होती है बेटा, गणना करनी होती है। अब हम मानते हैं कि ये जो हमारा रेखीय आवेशित चालक तार है यह है मध्य बिंदु ओ के दोनों तरफ का मतलब ऊपर और नीचे। अभी डायग्राम से समझाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। हम मानते हैं कि यह हमारा जो स्मॉल एल लंबाई का जो रेखीय आवेशित चालक तार है जिसको हमने यूज में लिया है यह अपने मध्य बिंदु ओ के दोनों तरफ अनेक अल्पांशों से यानी कि डीएल लंबाई के अनेक अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। अब इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो आधार घटक है बेटा वो परिमाण में भी बराबर होते हैं और दिशा में भी समान होते हैं, अर्थात वो परिमाण में बराबर और दिशा में समान होने के कारण आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जबकि पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो लंबवत घटक हैं वो परिमाण में तो बराबर होते हैं परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण तुरंत एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। अर्थात इस घटना से स्पष्ट होता है कि पॉइंट पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो एल लंबाई के मध्य बिंदु ओ के कैसी होगी, लंबवत होगी, अर्थात ओपी दिशा में होगी। क्लियर? एक बार पूरी लैंग्वेज को पुनः रिपीट कर रहा हूं फिर बोर्ड पर समझाऊंगा, तो ध्यान दीजिए। हमने एक सर्वप्रथम अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक तार उपयोग में लिया है जिसमें से कैलकुलेशन के लिए हमने केवल और केवल स्मॉल एल लंबाई का एक छोटा सा भाग उपयोग में लिया है जिसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक कोई पॉइंट पी उपस्थित होता है जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करते हैं। हम मानते हैं कि ये जो हमारे पास एल लंबाई का जो धारावाही चालक तार है यह है मध्य बिंदु ओ के दोनों तरफ अनेक अल्पांशों से मिलकर या डीएल लंबाई के जो अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। अब इस पॉइंट पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो आधार घटक है वो परिमाण में बराबर और दिशा में भी समान होने के कारण आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जबकि लंबवत घटक परिमाण में तो बराबर होते हैं परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इस घटना के परिणाम स्वरूप पॉइंट पी पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा होती है ना वो एल लंबाई के धारावाही चालक तार के मध्य बिंदु ओ के लंबवत दिशा में होगी, अर्थात ओपी दिशा में। तो ध्यान दीजिएगा। प्रूफ अब नजर आपकी केवल बोर्ड की तरफ होगी, अपना ध्यान नहीं भटकाएं और केवल टॉपिक को समझ लें। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक बार में ही पूरी डेरिवेशंस आपके माथे में फिट बैठेगी। देखो बेटा, ये मेरे पास एक अनंत लंबाई का रेखीय धारावाही चालक तार है। अब ये जो डॉटेड जो मैंने लाइन खींची है ये इन्फिनिटी लेंथ को शो कर रही है। इसका हमने सॉरी ये अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित धारावाही चालक तार हो गया। अब पूरे अनंत लंबाई के रेखीय धारावाही आवेशित चालक तार का तो हम क्या करेंगे, तो हमने कैलकुलेशन के लिए एक छोटे से टुकड़े को यूज में ले लिया है। उस टुकड़े का मैं नाम दे देता हूँ ए और ये नाम दे दिया मैंने बी, दे दिया मैंने, इस टुकड़े को यूज में लिया है। इसकी जो लेंथ है वो मैंने मान ली बेटा स्मॉल एल मान ली। मानते हैं कि ये जो ए बी जो धारावाही चालक तार है इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ, और इस पर इसकी लंबाई के अनुदिश ये आवेशों का वितरण हो रहा है। ठीक है। इस तार के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर ये पॉइंट पी उपस्थित है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करनी है बेटा, गणना करनी। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये मध्य बिंदु ओ, इससे आर दूरी पर यह पॉइंट पी उपस्थित हो गया जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान की क्या करनी है, गणना। मैंने अभी एक लाइन बोली कि माना जाता है कि धारावाही चालक तार के मध्य बिंदु ओ के दोनों तरफ यानी कि एक तो ऊपर और एक नीचे, यह धारावाही चालक तार अनेक अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये धारावाही चालक तार है जिसका नाम दे दिया मैंने ए बी, ये इसका मध्य बिंदु ओ है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये धारावाही चालक तार अपने मध्य बिंदु ओ के दोनों तरफ अनेक अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं
इस पूरे धारावाही चालक तार की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो यह अनेक अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। पहला अल्पांश ये हो गया, दूसरा अल्पांश ये हो गया, तीसरा ये हो गया। मान लीजिए 0.5 सेंटीमीटर का है, तो प्रत्येक अल्पांश 0.5 सेंटीमीटर का है ना, तो इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर के बराबर आएगी कि नहीं आएगी। तो ये अनेक अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है क्या नहीं मिला हुआ है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मैंने एक अल्पांश ले लिया बेटा ऊपर और एक अल्पांश मैंने कहाँ ले लिया, नीचे। तो देखो बेटा, ये टोटल L लंबाई का वायर है जिस पर उपस्थित कुल आवेश का मान कितना है बेटा, Q। अब मैंने यहाँ पर ये अल्पांश लिया है कि नहीं लिया है, लिया है ना। इस अल्पांश की जो लंबाई है वो कितनी हो गई, dl। अल्पांश की लंबाई हो गई dl। अल्प लंबाई पर उपस्थित आवेश का मान भी कितना होगा, dq ही होगा ना। सेम इसकी भी dl लंबाई है, इस पर उपस्थित आवेश का मान भी कितना हो गया, dq हो गया। अब इन दोनों अल्पांशों के कारण हम पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो प्रथम अल्पांश के कारण, तो अल्पांश dl के कारण विद्युत क्षेत्र भी अल्प ही होगा। इसके कारण पॉइंट P पर ज्ञात करेंगे। तो इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र ये हो गया और इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र ये हो गया। अब इनके हम घटक निकालते हैं। तो ये मैंने एक संरचना की यहाँ पर, ठीक है, संरचना कर रहा हूँ। ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल। यहाँ पर भी मैंने एक काल्पनिक रेखा खींच ली भैया। अब मैंने क्या किया है, इस पॉइंट से यहाँ पर लंब डाला है। ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का। अब आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आधार घटक ज्ञात कर रहा हूँ। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली कर्ण और शेष तीसरी क्या बन जाएगी, आधार। घटक निकालना मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो ये कितना बन जाएगा, डी ई कॉस थीटा। वापस से फिर अब मैं यहाँ से लंब डालूंगा। ये लीजिए, मैंने यहाँ से लंब डाला, ये 90, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली कर्ण, तो ये क्या बन जाएगी, आधार। तो इसके कारण भी क्या बन जाएगा हमारे पास, डी ई कॉस थीटा। दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे कि नहीं आ रहे। चाहे तो आप इनको यहाँ से साफ कर सकते हैं, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो ये भी डी ई कॉस थीटा और ये भी डी ई कॉस थीटा। अब हम लंबवत घटक ज्ञात करते हैं। यहाँ से मैंने लंब डाला, ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा, बिकॉज एकांतर कोण बन रहे हैं। लंब डाला है तो ये कितने बन जाएगा, 90 डिग्री का। अब आप देखेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली कर्ण, थीटा के सामने वाली लंब। तो मैं लंबवत घटक ज्ञात कर रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, आप देख सकते हैं, डी ई साइन थीटा। सेम प्रोसेसेस आर अप्लाई ऑन दिस देयर। ये थीटा है तो ये भी थीटा बन गया। थीटा के सामने वाली भुजा लंब है ना, तो ये कितना बन जाएगा, ये भी डी ई साइन थीटा। अब चाहें तो आप इसको यहाँ से साफ कर सकते हैं, ये केवल समझाने के लिए। तो आप देखिए, अब चित्रानुसार आधार घटक डी ई कॉस थीटा परिमाण में बराबर है और एक ही दिशा में है। लंबवत घटक डी ई साइन थीटा परिमाण में बराबर है परंतु दिशा में विपरीत है। ये ऊपर जा रहा है और ये कहाँ आ रहा है, नीचे। एक दूसरे को निरस्त कर देंगे कि नहीं कर देंगे। आधार घटक समान दिशा में होने के कारण परिमाण में बराबर है तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी, हो गई। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब जब इस दिशा में जा रही है तो ये दिशा इस तार की लंबाई L के मध्य बिंदु O के परपेंडिकुलर हो रही कि नहीं हो रही, आप देख सकते हैं, लंबवत हो रही कि नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अर्थात कौन सी दिशा में होगी, OP दिशा में, O से P की ओर, OP दिशा में, अर्थात L लंबाई के तार मध्य बिंदु O के लंबवत। क्लियर। तो ये तो हमने अभी ज्ञात की है केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ठीक है। अब हम करेंगे विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले की कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम एक लाइन और लिखते हैं। जब हम पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो इस धारावाही चालक तार के दोनों तरफ हम गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। किसकी करेंगे, गाउसियन पृष्ठ की रचना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, चालक तार के दोनों तरफ गाउसियन पृष्ठ की रचना करने पर
चालक तार के दोनों तरफ गाउसियन पृष्ठ की रचना करने पर, तो ये चालक तार है, इसके दोनों तरफ, एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये, दोनों तरफ हम गाउसियन पृष्ठ की रचना कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये धारावाही चालक तार ए भी हो गया, जिसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल एल। दिस इज द मिडेस्ट पॉइंट ओ, और स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर ये पॉइंट पी उपस्थित है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके दोनों तरफ हमने गाउसियन पृष्ठ की रचना की है। ठीक है ना। तो ये जो हमने गाउसियन पृष्ठ खींचा है, तो ये हमें एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ नजर आ रहा है। इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के हमें 3 भाग प्राप्त होते हैं, जिसमें से 2 वृत्ताकार और 1 वक्राकार। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं गाउसियन पृष्ठ से हमें कितने भाग प्राप्त होते हैं, 3, जिसमें से 2 वृत्ताकार और 1 वक्राकार। ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया S1, इसको मैंने नाम दे दिया S2, और ये जो तीसरा भाग है ना, ये कहीं पर भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका S3। तो आप लिख सकते हैं जो वृत्ताकार है उसको तो हम S1 S2 से व्यक्त कर रहे हैं, और वक्राकार को S3 से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हमने इस धारावाही चालक तार के दोनों तरफ गाउसियन पृष्ठ की रचना की। तो आप देख सकते हैं ये धारावाही चालक तार था, इसके दोनों तरफ, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, हमने गाउसियन पृष्ठ की रचना की है। तो हमें एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ प्राप्त हुआ है, जिसके हमें 3 भाग प्राप्त होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसमें से 2 वृत्ताकार हैं, जिनको मैं क्रमशः S1 और S2 से व्यक्त कर रहा हूं, और एक जो तीसरा भाग है वो कैसा है, वक्राकार। ठीक है ना, ये प्राप्त हो गया हमें। ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले मैं पॉइंट S1 पर यहां पर इस पृष्ठ को रख रहा हूं। तो आप देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें इस दिशा में प्राप्त हो रही है। तो जैसे ही मैंने इस प्रथम वृत्ताकार भाग पर अल्पांश पृष्ठ को रखा, तो आप देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में है ही, क्योंकि आपने यहां से ज्ञात किया है। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो हो गया ये थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, गुरुजी ये 90 डिग्री कैसे हुआ? आ रहा है ना सभी के दिमाग में कि 90 डिग्री कैसे हुआ? तो मैं आपको भी समझाता हूं कैसे हुआ ये। ध्यान दीजिए। जैसे कि ये देखिए, ध्यान देना भाई, ये बन गया बेटा एक बेलन, बन गया ना बेलन। इसके भी आपको 3 भाग नजर आ रहे हैं, ये वृत्ताकार, ये वृत्ताकार और ये कर्विकल शेप, वक्राकार। हो गया ना। मैंने ये जो नीचे वाला वृत्ताकार भाग है इसको S1 माना है, ऊपर वाले वृत्ताकार भाग को मैंने S2 माना है, और इस भाग को मैंने वक्राकार माना है। मेरा क्वेश्चन था, आपको देखो एक चीज तो क्लियर है, विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में होगा क्योंकि हमने डायरेक्शंस यहां से ज्ञात की है। अब क्वेश्चन एक आता है माइंड में कि सर जैसे आपने इस वृत्ताकार भाग S1 पर अल्पांश पृष्ठ को उपस्थित माना, तो उसका क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के लंबवत कैसे हुआ? ये क्वेश्चन आता है माइंड में। तो मैं वही चीज समझा रहा हूं आपको। तो आपको एक चीज तो क्लियर है कि ये विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में हो गया। देखिए आप मेरी चौक वाली डायरेक्शन दिख रहा होगा आपको सभी को, ये चौक विद्युत क्षेत्र दिशा को बता रहा है इस दिशा में। अब मैंने इस अल्पांश पृष्ठ को रखा है, तो बेटा ये अल्पांश पृष्ठ और ये चौक रखा है कि नहीं? इन दोनों के मध्य देखिए ये रखा है ना, मैंने इस अल्पांश पृष्ठ को यहाँ रखा है, रख दिया। अब इस अल्पांश पृष्ठ और इस डस्टर जिसको मैंने अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश माना है, दोनों में 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे ही ऊपर वाले पृष्ठ पर भी, ऐसे ही ऊपर वाले पृष्ठ पर भी विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में है ही है। देखिए मेरी उंगली वाली डायरेक्शन, क्योंकि हमने ज्ञात किया है विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में है ही है। अब जैसे ही मैं इसको रखूंगा अल्पांश पृष्ठ को, तो देखो ये चौक तो बता रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा को, और ये डस्टर बता रहा है अल्पांश पृष्ठ के क्षेत्रफल से, दोनों के मध्य भी 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं? अब बात करते हैं हम वक्र पृष्ठ की। तो वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में आ रहा है, और इस पर भी आपने किसको रख दिया? अल्पांश पृष्ठ को रखा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है।
ऐसे ही अब यहाँ रखूंगा, अल्पांश पृष्ठ को मैंने यहाँ रखा, तो विद्युत क्षेत्र तो यहाँ है ही, इसी डायरेक्शन में हम ज्ञात कर चुके हैं। और ये हो गया क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर। यहाँ पर भी थीटा बराबर कितने डिग्री प्राप्त हो रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर रखेंगे, ये अल्पांश पृष्ठ का है, विद्युत क्षेत्र भी यहाँ है, और वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश भी किसकी दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र दिशा में। तो यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, और यहाँ पर भी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन। उम्मीद करता हूँ ये एंगलों का कॉन्फ़िगरेशन मैंने कैसे कैसे लिया आपके समझ में आ गया होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अतः संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स अतः संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत, अब तो ये, अब हमारा जो मैंने लाइन लिखी है कि संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा गाउसियन पृष्ठ है, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालूंगा। मैं मान लेता हूं कि संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत कुल विद्युत फ्लक्स का मान phi e है। अब ये phi e, ये गाउसियन पृष्ठ 3 पृष्ठों से मिलकर बन रहा है, 2 वृत्ताकार और 1 वक्राकार। तीनों से निर्गत विद्युत फ्लक्स के योग के कैसा होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा, तो यहां पर phi e, ये तो संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स हो गया, जिसका मान 1, 2 और 3, इन तीनों पृष्ठों से निर्गत विद्युत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। तो S1 से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है उसको मैं लिखूंगा phi e S1 प्लस S2 से निर्गत को मैं लिखूंगा phi e S2 प्लस S3 से निर्गत को मैं लिखूंगा phi e S3। तो संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स इसने तीनों पृष्ठों से निर्गत विद्युत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा गाउसियन पृष्ठ इन 2 वृत्ताकार और 1 वक्राकार भाग से मिलकर ही तो बन रहा है, ठीक है। लिखिए, ध्यान दें, phi e S1 बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, phi e S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, phi e S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, S1 S2 S3, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, phi e बराबर, पहले को हम लिखेंगे E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दूसरे को हमने लिखा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तीसरे को हमने लिखा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है ना। ये S1, ये S2